स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल पे। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक सीरीज लेके चल रहे हैं जो कि बीपीएससी 67 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये इरूटेरिया का, जैसा कि मैंने पहले से ही बता रखा है, थंबनेल भी आप लोगों ने देखा है। इरूटेरिया का जो वॉल्यूम 3 है उसका हम लोग ही चल रहे हैं। तो आज इरूटेरिया का वॉल्यूम 3 का जो सेट नंबर 2 है उसको अपन लोग डिस्कशन करेंगे। तो टोटल ये पैटर्न आप लोगों को पता ही होगा, 150 क्वेश्चन होते हैं, 2 आवर्स के होते हैं और प्रत्येक सही क्वेश्चन का हमें 1 नंबर मिलता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आज का हमारा पहला है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ के नए अध्यक्ष कौन है। देखिए, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो नए अध्यक्ष जो चुने गए वो चुने गए हैं टी राजा कुमार। तो टी राजा कुमार को यहाँ पे आप लोग आंसर के रूप में देख लीजिएगा। ठीक है, और ये इन्होंने किसका स्थान लिया है, मतलब इनसे पहले कौन थे फ्रेंड्स, ये भी याद रखिएगा। तो इनसे पहले थे मार्क्स प्लेयर। इनसे पहले कौन थे? मार्क्स प्लेयर। मार्क्स प्लेयर। इनसे पहले कौन थे? तो अगर पूछे कि टी राजा कुमार जो हैं किनके स्थान पे आए हैं, तो मार्क्स प्लेयर के स्थान पे आए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारे जो टी राजा कुमार कौन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि सुर्खियों में रहा हरमिट। हरमिट क्या है दोस्तों? सुर्खियों में रहा हरमिट क्या है? तो हरमिट क्या है दोस्तों? स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या होता है? देखिए, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है मालवेयर। सॉफ्टवेयर जो जिस पे हम लोग हमारा सिस्टम काम करता है उसको सॉफ्टवेयर करते हैं। मालवेयर क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर को खराब कर दे, जो इसको क्या कर दे, खराब करता है, मतलब उसको हैंग करवा दे, सब करवा दे, उसको कहते हैं मालवेयर। तो ये मालवेयर का ही एक प्रकार है। और मालवेयर में भी एक ऐसा मालवेयर जो क्या करता है, जासूसी के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं स्पाईवेयर। फॉर जासूसी के लिए, तो जासूसी के लिए किया गया, तो इसी चीज को इसको हम क्या कहते हैं, स्पाईवेयर कहते हैं। तो हर्मिट क्या है दोस्तों? हर्मिट एक जासूसी के लिए तैयार किया हुआ मालवेयर है जो किसी के सिस्टम में घुस करके उसके सॉफ्टवेयर की सारी जानकारियां किसी और को पहुंचा देता है, किसी और को दे देता है। जैसे कि आपके फोन में अगर हम ऐसा स्पाईवेयर डाल दें, एक मालवेयर का एक तरह का स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर क्या करता है दोस्तों? जो क्या करता है, आपके फ़ोन से, आपके लैपटॉप से, आपके कोई भी सॉफ्टवेयर डिवाइसेस आपके डेटा को चुरा लेता है और किसी कहीं और स्टोर करके किसी को बेच देता है, किसी को दे देता है, उसे कहते हैं स्पाईवेयर। तो हरमिट अभी सुर्खी बना है, क्या है? स्पाईवेयर है दोस्तों। बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा। बोल रहा है कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व का स्थान होगा। तो ये है फ्रेंड्स चंगथांग वन्य जीव अभयारण्य। कौन है? चंगथांग वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये क्या है? इसके एक हिस्से को क्या किया गया है, डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया है जो खगोल विज्ञान एवं पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके तहत रात के आकाश को अनावश्यक रोशनी और प्रकाश प्रदूषण पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यांग थांग वन्य जीव अभयारण्य जो क्या है, इसके एक हिस्से को, पूरा को नहीं, इसके एक हिस्से को क्या किया गया है, डार्क स्काई रिजर्व बनाया गया दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पूछा गया कि हाल ही में चर्चा में रही वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है। वर्धा नदी पूछ रहा है दोस्तों। तो वर्धा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो यह तुंगभद्रा नदी की है, तुंगभद्रा नदी की। वर्धा नदी तुंगभद्रा नदी की सहायक नदी है जो कि कर्नाटक में प्रस्तावित होती है। जो कि कहाँ दोस्तों? कर्नाटक। कहाँ प्रस्तावित होती है? तो ये मतलब कर्नाटक में बेल्ती बेदरा नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, ये कर्नाटक में प्रस्तावित होती है। और कौन सी नदी जोड़ो परियोजना का हिस्सा है ये? तो ये हिस्सा है बेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना। ठीक है, वेदती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना का एक तरह का हिस्सा है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं की तरफ। हो रहा है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 23 जून को। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और अगर पूछे इस वर्ष का इसका थीम क्या था दोस्तों, तो थीम था बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम कोविड-19। फ्रॉम कोविड-19, बिल्डिंग बैक फ्रॉम कोविड-19। ठीक है, बिल्डिंग बैक बेटर फ्रॉम, जो हम लोग कोविड-19 में जो लोग हम लोग जूझे थे, जो प्रॉब्लम इतनी हुई थी, जो समस्या हुई थी, उससे हम लोग को वापस बिल्ड करना है, बैक करना है और बेटर करना है, पहले से अच्छा करना है उसको। फिर से जैसे कि हम लोग, आप लोग सुने होंगे कि हम लोग 10 साल पीछे चले गए हैं, तो उससे फिर से हमें लौटना है, बैक होना है, बिल्ड करना है, खुद को ऐसा बनाना है और बेटर बनाना है। कोविड-19, जो कोविड-19 जो पहले था उससे और अच्छा बनाना है। तो ये इस बार का थीम है फ्रेंड्स। और कब मनाया गया था ये? संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, ये 23 जून को मनाया गया था दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बोल रहा है ओशियनिक सिटी, ओशियनिक सिटी नाम का एक तैरता हुआ शहर किस देश में स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है दोस्तों, ये स्थापित किया गया दक्षिण कोरिया में। कहाँ स्थापित किया गया? दक्षिण कोरिया में स्थापित किया गया। ये बोला है संयुक्त राष्ट्र ने ओशियनिक नाम विश्व के पहले तैरते शहर की घोषणा की है, जो कि दक्षिण कोरिया के कौन सा, अगर पूछे दक्षिण कोरिया के कौन सा शहर में, तो बुसान। ये याद रखिएगा आप लोग, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। ठीक है, बुसान शहर में क्या हुआ है? बुसान शहर के तट पे क्या कर दिया गया है कि एक तैरता हुआ शहर का स्थापना की है, जिसे हम लोग ओशियनिक सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओशियनिक सिटी कहते हैं। किसकी हेल्प से किया गया? कौन स्थापना किया? संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र ने स्थापना घोषणा किया है। किस वैश्विक संस्था ने 600 बिलियन डॉलर की वैश्विक अवसंरचना योजना जीआईपी शुरू की है? तो ये शुरू करने वाला कौन है फ्रेंड्स? ये G7। किसने किया है? G7। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कि EIU ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन है? तो सबसे रहने योग्य शहर कौन सा? यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कौन कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स वियना। कौन हो जाएगा? वियना। देखिए द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी, ई फॉर इकोनॉमिक्स, आई फॉर इंटेलिजेंसी, यू फॉर यूनिट। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा जो एक इंडेक्स आया, कौन सा इंडेक्स आया? ग्लोबल लिवेबिलिटी, लिवेबिलिटी रहने योग्य। ठीक है, लिवेबिलिटी इंडेक्स है, जो रहने योग्य जो शहर है उसके अनुसार विश्व का सबसे अधिक रहने योग्य शहर कौन है फ्रेंड? तो उसमें जारी किया है, तो उसमें सबसे बढ़िया क्या है? वियना है। वियना को पहले नंबर पे रखा गया है दोस्तों। दूसरा नंबर पे रखा गया है कोपेनहेग को, और अगर पूछे तो तीसरा नंबर पे कौन है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को। ठीक है, तीसरा नंबर पे ज्यूरिख स्विट्जरलैंड है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक एक रिपोर्टर किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया दोस्तों नीति आयोग द्वारा। ये किसके द्वारा जारी किया गया? नीति आयोग द्वारा। ठीक है, और अगर बात करें कि इसमें क्या बताया गया है, इन इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक एक रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा। और इसमें क्या बताया गया है कि 2029-30 तक 2.35 करोड़ श्रमिकों को क्या किया जाएगा? विस्तारित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मतलब उन लोगों को काम वाम दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें बोला है बहुराष्ट्रीय शांति रक्षा एक्स खान क्विस्ट 2022 किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया दोस्तों, ये आयोजित किया गया मंगोलिया में। कहाँ आयोजित किया गया है? मंगोलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। बोल रहा है किस देश ने एससीओ देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव रखा है? तो ये प्रस्ताव रखा है दोस्तों चीन ने। अगर पूछे कि संघाई सहयोग संगठन देशों के लिए सॉलिडेरिटी 2023 नामक संयुक्त सीमा अभियान आयोजित करने का प्रस्ताव कौन रखा है? तो वो चीन ने रखा है दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और किस संस्था द्वारा पेमेंट्स विजन 2025 शीर्षक का एक रिपोर्ट जारी किया गया? तो ये जारी किया गया दोस्तों आरबीआई के द्वारा। अगर पूछे कि कौन सी संस्था है जो पेमेंट विजन 2025 शीर्षक का एक रिपोर्ट जारी किया है, तो पेमेंट विजन 2025 शीर्षक से रिपोर्ट का क्या नाम है दोस्तों? रिपोर्ट का नाम है पेमेंट विजन 2025। पेमेंट विजन 2025 याद रखिएगा, किसने जारी किया? तो आरबीआई ने जारी किया। क्या जारी किया? तो पेमेंट विजन 2025। अब पढ़ते हैं। बोला भारत में इलेक्ट्रोलर बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था है। इलेक्ट्रोलर, बोला इलेक्ट्रोलर बॉन्ड जारी करने वाली एकमात्र संस्था। इलेक्ट्रोलर बॉन्ड कौन जारी करता है दोस्तों? भारत में इलेक्ट्रोलर बॉन्ड जारी करता कौन है? तो वो है फ्रेंड्स एसबीआई। ये एसबीआई बैंक है जो इलेक्ट्रोलर बॉन्ड जारी करता है। अब वो है PSLV-C53 मिशन में इसरो ने किस देश के साथ 3 उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया सिंगापुर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, ये किसके साथ लॉन्च किया? तो सिंगापुर के साथ किया है। अगर पूछे PSLV-C52 अगर पूछे तो ये वैलेंटाइन डे के दिन 14 फरवरी के दिन EOS-4, ठीक है, ये लॉन्च किया था हमारे इसरो ने। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इसरो की तरफ। और विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है दोस्तों? तो भारत का स्थान है 37वां। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का स्थान क्या है? 37वां स्थान है। और डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए डीसी जनरेटर मतलब बैटरी वाला जो जनरेटर होता है ना, डीसी हम लोग क्या बोलते हैं कि जिससे हम लोग चालू करके लाइट आता है, तो किस पे चालू वर्क करता है? तो उसमें क्या करता है?
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पे, ठीक है। क्योंकि वो पता होगा आप लोग को मोटर का, आप लोग कंस्ट्रक्शन पढ़े होंगे तो पता होगा कि एक मोटर रहता है, उसमें चारों तरफ मोटर होता है, चारों तरफ से चुंबक होता है, बीच में एक कॉइल होता है, कॉइल को घुमाने पे वो क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कट करता है, इसी कारण क्या होता है कि हमें विद्युत 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 ऊर्जा मिलती है, ठीक है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? अब निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है दोस्त? पूछा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ताप का बैरोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स, ताप का बैरोमीटर बिल्कुल सही है, ताप का बैरोमीटर हो जाएगा। तापमान का पायरोमीटर बिल्कुल सही बात है। तापमान का थर्मामीटर, भूकंप का सिस्मोग्राफ, देखिए दोस्तों अब पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? दाब, दाब का बैरोमीटर बिल्कुल सही है, दाब को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज करते हैं। तापमान, तापमान को मेजर करने के लिए हम मापने के लिए पायरोमीटर का यूज करते हैं, बिल्कुल सही है। तापमान का अधिक करने के लिए थर्मामीटर भी करते हैं, बिल्कुल सही बात है। भूकंप के लिए सिस्मोग्राफी करते हैं, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए कि तो सब का सब क्या है दोस्तों, सब का सब सही है। अच्छा आप लोग ये समझ रहे हैं कि तापमान का थर्मामीटर तो सही है, लेकिन तापमान का पायरोमीटर क्या है? तो दोस्तों पायरोमीटर ये है ना कि जब ऐसा उपकरण जो उपयोग दूर स्थित रिमोट वस्तुओं का तापमान, जैसे कि वस्तु बहुत दूर पे हम लोग यहाँ से उसका तापमान करना है ना, तो उसके लिए हम लोग पायरोमीटर, जैसे बोल सकते हैं आजकल का वो आया है ना कोविड-19 में जो बुखार चेक करने वाला एक गन की तरह होता है, ऐसे करो बुखार चेक हो जाता है। तो दूर से हम लोग उसका टेम्परेचर एक तरह बोल सकते हैं वही पायरोमीटर का एक डिवाइस है। थर्मामीटर क्या होता है? जो हम लोग डायरेक्टली टच करके कंटैक्ट में ला करके किसी का टेम्परेचर तापमान पता करता है, तो होता है थर्मामीटर। और पायरोमीटर जो तो दूर से किस वैसा वस्तु जो दूर से किसी का तापमान बताते हो वैसा। तो सब का सब सही है दोस्तों, तो इसीलिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला निम्नलिखित में से कौन सा कथन बल के बारे में सत्य नहीं है? बल के बारे में, फोर्स के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? बोला इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ऐसा ही तो होता है, सही बात है ये। बोला बल हमेशा वेग की दिशा में वेग की दिशा बदलता है। बोल रहा है क्या कि बल हमेशा वेग की दिशा बदलता है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या बोल रहा है, बल हमेशा वेग की दिशा बदल देता है, ऐसा तो नहीं है। हमेशा कभी उसकी दिशा रोक भी सकता है, कभी उसकी दिशा में ही, अगर मान ली इस दिशा में कोई सामने दिशा में जा रहा है, मैं उसे सामने की दिशा में धक्का दूं तो सामने की तरफ स्पीड से चला जाएगा, है ना। तो वेग की दिशा में वेग की दिशा अप्रोच, जैसे कि मान लीजिए कोई वस्तु इधर जा रहा है, हम इसको इधर धक्का मार रहे तो इधर चला जाएगा दोस्तों, तो वेग की दिशा भी बदल दे रहा है ना। तो बोल रहा है कि हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, हमेशा वेग की दिशा थोड़ी बदल सकता है, रोक भी सकता है ना। फिर बोल रहा है बल हमेशा वेग के परिणाम को बदलेगा। हाँ ये बात है कि अगर किसी पे बल हम लगा दें उसके परिणाम परिमाण को बदल देगा। पहले उसका वैल्यू कुछ और था, अगर हम कोई वस्तु जा रहा है कितना स्पीड से, अगर अगर उसको हम रोक देंगे थोड़ा सा फोर्स लगाए तो रुक जाएगा, उसका परिमाण बदल जाएगा। अगर वो जा रहा है उसको उसी की दिशा में धक्का दे तो उसका परिमाण बढ़ जाएगा, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे तो परिमाण घट जाएगा। तो ये सारा चीज़ हो जाएगा, ये चीज़ देख सकते हैं। लेकिन अगर बोले कि हमेशा, हमेशा तो परिमाण नहीं बदल सकता है ना दोस्तों। तो अब लेकिन बोल रहे हैं यहाँ पे बल हमेशा वेग की दिशा बदलेगा, ये बदलेगा। बोल रहे हैं कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन ये भी सही लग रहा है, ये भी सही लग रहा है, ये भी सही। डी में बोला है कि बी और सी, बी और सी क्या है, असत्य है क्या? नहीं ना, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा यूनिक होता है। और आप लोगों को पता है कि बल का हमेशा नहीं बदलेगा, ठीक है, हमेशा नहीं बदलेगा, परिमाण हमेशा नहीं बदलेगा, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो ये याद रखिएगा, वेग का दिशा बदलता है लेकिन हमेशा नहीं बदलेगा, हमेशा वेग का परिमाण नहीं बदलेगा, ठीक है। बोला ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि का जो लाउडनेस है, वाइब्रेशन है दोस्तों, ठीक है, वो सॉरी लाउडनेस किसके द्वारा, तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? कंपन के आयाम, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी। देखिए एम्पलीट्यूड वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा वाइब्रेट होगा, जितना ज़्यादा किसी भी वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा हाई रहता है, मतलब कि किसी भी आयाम का मतलब आयाम मतलब वाइब्रेशन, सॉरी आयाम मतलब एम्पलीट्यूड। तो किसी भी कंपन का, किसी भी वाइब्रेशन का जो एम्पलीट्यूड जितना ज़्यादा रहेगा वो उसका आवाज़ उतना, साउंड उतना ही ज़्यादा लाउड होगा, उतना ज़्यादा प्रबल होगा, उतना ज़्यादा जोर से। जैसे कि वॉइस का एम्पलीट्यूड हाई होता है, ठीक है, तो इसीलिए वॉइस का वो लाउडनेस बहुत ज़्यादा होता है, किसी जोर से किसी चीज़ को होता है। लड़कियों का पिच ज़्यादा, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होता है, इसलिए उनकी वॉइस श्रील होती है, पतली होती है। लड़के का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, इसलिए उनका आवाज़ भारी होता है थोड़ा, ठीक है फ्रेंड्स।
तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो ये कौन सी गैस बनेगी दोस्तों? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस बनेगी? हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगर पूछे कि अगर क्या बोलते हैं तो ऋणात्मक हो गया, ऋणात्मक टर्मिनल पे कौन सा गैस बन रहा है? तो हाइड्रोजन गैस। अगर कोई पूछे कि नहीं धनात्मक पे कौन सा गैस बनेगा, तो धनात्मक पे बनेगा दोस्तों कौन सा बनता है? ऑक्सीजन गैस। ठीक है, कौन सा? अगर पूछे कि पॉजिटिव वाले पे, ये तो निगेटिव वाले पे ना, निगेटिव वाले पे तो हाइड्रोजन गैस बनेगा ही बनेगा, लेकिन अगर पूछे पॉजिटिव वाले टर्मिनल पे, पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या बनेगा? धनात्मक वाले टर्मिनल पे तो ऑक्सीजन गैस बनेगा दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारी बिजली गिरने के दौरान निम्न में से क्या करना सबसे अच्छा होता है? तो सबसे अच्छा ये होता है कि घर के अंदर धातु के दरवाजे और खिड़कियों से दूर रहें। घर के अंदर चले जाओ, धातु और जो भी दरवाजे हैं उससे दूर रहें। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बोला लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? देखिए कोई भी वस्तु किसी भी कलर की अगर दिखाई दे रही है, किसी भी रंग का दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो है कि वो उस रंग को छोड़कर बाकी सारे रंग को क्या कर लिया है? अवशोष कर लिया है, सोख लिया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखते पढ़ते हैं, यह लाल रंग को परावर्तित करता है, यह लाल रंग को गुजरने देता है, यह लाल रंग बिखेरता है, यह लाल रंग को सोख लेता है। देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे लाल रंग देखिए बाकी सारे कलर को, सारे रंग को ये सोख लेगा, लेकिन किसको भेज देगा, मतलब किसको परावर्तित कर देगा? लाल रंग को। कोई भी अगर मान ली कोई वस्तु अगर हमें काला काला दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? वो सारे रंग को अवशोष कर लेता है, सोख लेता है, इसलिए उसमें कोई कलर ही नहीं हुआ था। जिसका कोई कलर है तो डार्क होता है, काला हो गया। अगर मान कोई चीज में ब्लू दिख रही है, मतलब नीला दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? सारे रंग को सोख करके वो ब्लू को ही, नीला को ही वापस से परावर्तित करता है, रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इसीलिए हमें सिर्फ वो कलर दिखाई देती है दोस्तों। बढ़ते हैं सोचने की तरफ। बोला एमकेएस प्रणाली में कार्य की इकाई क्या होगी? देखिए एमकेएस प्रणाली मीटर किलो सेकेंड। ठीक है, मीटर किलो सिस्टम में देखते हैं इसमें कौन सा होगा। बोल रहा है कार्य की इकाई क्या होगी दोस्तों? तो कार्य की इकाई होती है जूल। ठीक है दोस्तों, कार्य की इकाई क्या हो जाएगी? जूल। अगर हम बात करें कार्य बराबर तो क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पे एक फॉर्मूला देख लेंगे। कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन होता है दोस्तों। ठीक है, तो कार्य की इकाई यहाँ से क्या हो गई? देखिए बल का न्यूटन और विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर कह दो या इसको जूल कह दो, बात तो बराबर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और प्रतिरोध के दो तार R1 R2 समानांतर क्रम में जुड़े संयोजन का तुल्य। देखिए बोल रहा है कि R1 और R2 क्या है? दो प्रतिरोध है जिसको हम लोग पैरेलल में जोड़े, इसका मतलब कुछ कनेक्शन ऐसा होने वाला है दोस्तों। ये हो गया आपका R1, ये R2, ये इस तरह से हम लोग बैटरी से इसको जोड़ देंगे नीचे जाके, ऐसा इस तरह से जोड़ दिया दोस्तों। तो ये हमारा मान लीजिए R1 है, ये R2 है, तो इसको क्या बोल रहा है कि संयोजन का तुल्य, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप लोग को पता होगा जब अगर पैरेलल में समानांतर में जुड़ा हुआ है तो टोटल ये हुआ R टोटल, मतलब टोटल यू कितना आएगा? इसको क्या करते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, नीचे लघुत्तम ले लेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा R2 प्लस R1 हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, हमें R टोटल चाहिए, 1/R टोटल, इस चीज़ को याद रखिएगा हमेशा। तो R टोटल इक्वल टू क्या होगा? उल्टा कर देंगे इसे, तो R1/R2 इक्वल टू R1 प्लस R2। देखिए ये वाला ऑप्शन कहाँ है? R1/R2 इंटू R1 प्लस R2। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में है दोस्तों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे कि नहीं वो अगर सीरीज में पूछे, ठीक है, अगर एक रैखिक पूछे, रैखिक जोड़ दे, मतलब ऐसा, ये हो गया R1, ये हो गया R2, यहाँ इसको हम लोग बैटरी से ला के जोड़ देंगे। अगर ऐसा रहे तो दोस्तों, अगर ऐसा रहा तो क्या करेंगे, ये हुआ R1, ये हुआ R2, तो डायरेक्टली यहाँ पे R टोटल ऐसे ही निकल जाता है R1 प्लस R2। ये चीज़ याद रखिएगा, सीरीज में जोड़ेगा तो ऐसे डायरेक्टली R1 प्लस R2 करना है, अगर पैरेलल में बोले तो 1/R टोटल इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। और उसके अगर सीरीज में पूछे, मतलब रैखिक पूछे, लीनियर पूछे, तो डायरेक्टली R टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 कर देंगे। ये चीज़ हमेशा आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं की तरफ। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होते हैं? बोल रहा है कौन सा ऐसा विद्युत चुम्बकीय विकिरण होंगे जिसमें सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य होंगे? तो वो कौन सा होता है फ्रेंड्स? रेडियो तरंग। रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य क्या होते हैं? काफी लंबी होती हैं दोस्तों। ठीक है,
मुझे सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन क्या है दोस्तों, सिलिकॉन उपधातु है, सेमी कंडक्टर है, क्या है, उपधातु है दोस्तों। ठीक है, धातु नहीं, धातु जिसमें पूरी तरह से करंट पास करता है, अधातु जिसमें बिल्कुल भी नहीं करता है। और नोबेल गैस जो इनर्ट गैस होता है, जो क्रिया मतलब जो क्रिया नहीं करता है, ऐसा नोबल नोबल गैस है। ठीक है, तो उपधातु क्या है, सिलिकॉन क्या है, उपधातु है। आजकल मोबाइल वगैरह में बहुत सारी चीज़ें तो बहुत महंगा होता है, जिसपे बैटरी वगैरह सब कुछ से बनता है, आजकल मोबाइल फोन में बहुत ज़्यादा यूज होता है दोस्तों। और कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, कार्नेलाइट, कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है, तो ये अयस्क है दोस्तों पोटेशियम का। किसका अयस्क है, पोटेशियम का, जिसका सूत्र अगर पूछे, इसका फॉर्मूला अगर पूछे कार्नेलाइट का, जिसे क्या बोलते हैं, KMgCl3 6H2O, ये होता है KMgCl3 6H2O, कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है दोस्तों। हो रहा है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है, देखिए हीलियम में पता है आपका, इस एच हीलियम, इसके क्या है, एटॉमिक नंबर 2 है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 2 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन 2 है, इसका मतलब क्या होता है, प्रोटॉन भी 2 है। तो इसके नाभिक में क्या होते हैं, नाभिक का पूछा ना, तो नाभिक में दो प्रोटॉन होंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है, देखिए आप लोगों को पता होगा इनका एटॉमिक वेट कितना होता है दोस्तों, एटॉमिक वेट, ये तो एटॉमिक नंबर हो गया। एटॉमिक वेट अगर पूछे तो एटॉमिक वेट 4 होता है, इसका मतलब क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन, दो प्लस 2 प्रोटॉन, तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्लस प्रोटॉन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। हीलियम का पता है ना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और मतलब अनुक्रमांक भार 4 होता है, अनुक्रमांक 2 होता है, तो 4 अनुक्रमांक, इसका मतलब क्या है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं ना, जेड बराबर क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कर दो तो जेड आ जाता है। तो प्रोटॉन 2 है, जेड 4 होना, इसका मतलब न्यूट्रॉन भी 2 होगा, तो 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन होगा, सिंपल सी बात है। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग, क्रोमेटोग्राफी का तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों, तो ये किया जाता है, अगर बात करें तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में, एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं इसको की तरफ, बोल रहा है मानिक एवं नीलम रासायनिक रूप से होता है, मानिक और नीलम रासायनिक रूप से क्या होता है, अगर पूछे कि वो क्या होता है, तो अल्युमिनियम ऑक्साइड होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जर्मन सिल्वर में चांदी, देखिए जर्मन सिल्वर का एक चीज याद रखिए, कल भी हम लोग जब पहला से था दोस्तों ये पता किए थे, इसमें कॉपर होता है, जेडेन होता है, और क्या होता है, एक चीज और होता है ना इसमें, जल्दी से बताइए आप लोग, यहाँ पे क्या क्या चीज पाया जाता है। ठीक है, जोम, कॉपर, और क्या होता है, निकेल, क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकेल, है ना, तांबा, जस्ता, और क्या होता है दोस्तों, निकेल होता है। तो अगर पूछे परसेंटेज कोई कोई पूछ जाता है दोस्तों, तो ये चीज याद रखिएगा, इसमें 15% निकेल होता है, जस्ता पूछ दे मतलब कि जिंक पूछ दे तो जिंक होता है 35%, हो गया 50%, और 50% क्या होता है, अकेले कॉपर होता है। तो ये चीज याद रखिएगा, कॉपर, निकेल, जिंक, जिंक कितना 35%, निकल कितना 15%, कॉपर कितना 50%, इसमें तो अगर, लेकिन इसमें सिल्वर है, इसमें चांदी है, लेकिन नाम है जर्मन सिल्वर, इसमें सिल्वर है ये नहीं, चांदी है ये नहीं है, ये 0% हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। बढ़ते हैं इसमें तरफ, और हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट होती है, यह 1 कैरेट बराबर होता है। देखिए हीरे की बिक्री में भार की इकाई कैरेट में होती है, देखिए आप लोग पता होगा कि हम 24 कैरेट का सोना भी देखो कैरेट में होता है ना, 24 कैरेट का सोना दे रहे हैं, तो 24 कैरेट को हम लोग शुद्ध मानते हैं। यहाँ पे बोला 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है, ठीक है, मतलब कितना मिलीग्राम होता है 1 कैरेट में। देखिए तो 1 कैरेट में अगर हम बात करते हैं 200 मिलीग्राम होता है, कितना मिलीग्राम होता है, 200 मिलीग्राम होता है। 1 कैरेट बराबर कितना होता है दोस्तों, 0.2 होता है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, देखिए कल भी हम लोग देखे थे, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो धोने के सोडा क्या होता है, Na2CO3, Na2CO3, कल भी हम लोग ये चीज को देखे थे। ठीक है, तो ये चीज फिर से याद देखिए, एक आज क्वेश्चन आया है, धोने के सोडा को क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, या वाशिंग सोडा कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, सोडियम कार्बोनेट भी कहेंगे, सोडियम कार्बोनेट कहेंगे, वाशिंग सोडा कहेंगे, और धोने का सोडा कहेंगे। ठीक है, और मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है, मस्टर्ड गैस का उपयोग किस लिए किया जाता है, आजकल हम रासायनिक युद्ध में हम लोग मस्टर्ड गैस का उपयोग करते हैं। मस्टर्ड गैस कैसे काम करता है दोस्तों, मस्टर्ड एक जहरीला गैस होता है, एक तरह का ये मस्टर्ड गैस कैसा है दोस्तों, जहरीला, जहरीला गैस है, कैसा है दोस्तों, ये जहरीला गैस है। ठीक है, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, डाई क्लोरो, डाई इथाइल, डाई इथिल सल्फाइड। अब इसका पूछे तो डाई क्लोरो
डाई एथिल और क्या हो जाएगा दोस्तों, सल्फाइड, डाईक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड, डाईक्लोरो डाई एथिल सल्फाइड इसका रासायनिक नाम है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसको रासायनिक युद्ध में हम लोग करते हैं जहरीला गैस है, जहाँ पे युद्ध हो रहा है वहाँ पे छोड़ दो, सबका सब निपट गया वहीं पे, ठीक है। ये प्रथम विश्व युद्ध में रासायनिक आयुध के रूप में ये प्रथम, ये कब यूज किया गया दोस्तों, तो ये वर्ल्ड वार फर्स्ट में, प्रथम विश्व युद्ध में किया गया था दोस्तों। बढ़ते हैं, पूरा निम्नलिखित में से कौन सा एक विस्फोटक नहीं है, विस्फोटक नहीं है, कौन नहीं है दोस्तों, तो नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, कौन सा है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म क्या है, विस्फोटक नहीं है। बाकी सबका सब क्या है, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का उपयोग कहाँ करते हैं हम लोग, तो ऑपरेशन से पहले, यहाँ पे ऑपरेशन हम लोग मेडिकल में करते हैं, मेडिकल हॉस्पिटल में करते हैं ऑपरेशन से पहले, किसके लिए, बेहोश करने के लिए, मरीज को बेहोश करने के लिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। बाकी सब ये सब तीनों क्या है दोस्तों, ये विस्फोटक है दोस्तों। पर पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो आप लोग सब बहुत पहले से पढ़ते हैं, सबसे पहले पुराना जीव नील हरित सवाली है, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, और है गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, देखिए गर्म रुधिर वाले जो होता है ना कि ये ब्लड मतलब हॉट ब्लड जानवर है, हॉट ब्लड जानवर मतलब क्या होता है, गर्म जिनका खून रहता है, तो वो क्या करते हैं अपना ना हमेशा वातावरण के तापक्रम के बराबर, उनका अपना हमेशा खून का टेम्परेचर, अपने बॉडी का टेम्परेचर हमेशा किसके बराबर रखते हैं, जितना तापमान का रहता है उतना ही बराबर रखते हैं, तो उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं होती है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, तापमान के तापमान वातावरण के तापमान के बराबर नहीं, हमेशा सब बराबर रहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी सॉरी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी हो जाएगा। हाँ, क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, उनका टेम्परेचर हमेशा एक सा रहता है, कभी ना डिक्रीज ना कभी इंक्रीज, हमेशा एक सा रहता है, ठीक है। इसीलिए उन्हें क्या कहते हैं, गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं, ठीक है, और उनका तापक्रम क्या होता है, हमेशा एक सा रहता है। नेक्स्ट में आलू क्या है दोस्तों, आलू एक तरह का क्या है, तो आलू एक तरह का कंद है, क्या है दोस्तों, आलू कंद है। आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है जिसे कंद कहते हैं, जो भी भूमि के अंदर ऐसा स्टीम होगा तना जिसे हम लोग खाते हैं ना, उसको कंद कहते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे शकरकंद उसका कंद ही होता है, ठीक है, तो कंद। और पपीते में पीले रंग का कारण, देखिए पपीता पीले रंग क्यों होता है दोस्तों, अगर हम पपीता का पीला रंग बोले तो क्या होता है, इसके कारण होता है कैरिका जेनेथिन, कैरिका जेनेथिन। अगर गाजर का लाल रंग क्या होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब चीज़ याद करने वाली चीज़ें, इसको याद रखिएगा। गाजर का लाल रंग कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। और अगर हम पूछे पपीता का पीला रंग कैरिका जेनेथिन के कारण होता है, ये होता है गाजर, गाजर कैरोटीन। प्रश्न से बोल रहे हैं, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, लसिका कोशिका लिम्फ, लसिका कोशिका लिम्फ कहाँ बनता है दोस्तों, तो ये बनता है हमेशा, ये बनता है कहाँ पे दोस्तों, लिम्फेटिक सेल कहाँ बनता है, ये बनता है क्या बोलते हैं, मानव शरीर में किस अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो अगर हम बात करें लसिका कोशिका जिसे हम लिम्फोटिक सेल भी कहते हैं, तो ये कहाँ होता है, WC होता है, जिसका निर्माण लसिका ग्रंथि में होता है, थाइमस ग्रंथि और अस्थि मज्जा में होता है। तो यहाँ पे अस्थि मज्जा भी नहीं है, तिल्ली, तिल्ली में तो आपको पता होगा ना कि जहाँ पे जो मरे हुए खून जाके जमा हो जाते हैं, पलीहा जिसे बोलते हैं। यकृत, यकृत भी नहीं होगा, अग्नाशय भी नहीं है, दीर्घ दीर्घ अस्थि भी नहीं होगा। क्या होना चाहिए था यहाँ पे, अगर हो जाता दोस्तों, अगर बोलते कि थाइमस ग्रंथि या लसिका ग्रंथि, देखिए लसिका कोशिका है ना, तो लसिका कोशिका हो जाएगा लसिका ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, और क्या हो जाएगा, अस्थि मज्जा, अस्थि अस्थि मज्जा। लसिका ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और असिका मज्जा, इन तीनों में लसिका कोशिकाएं बनती है, लेकिन इन चारों में नहीं बनती है, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा, ऊपर में से कोई नहीं। हो रहा है कि सेल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी, ऑर्थोप्लास्टी क्या है, ऑर्थोप्लास्टी क्या होता है, कुल्हे के जोड़ को प्रतिस्थापन। देखिए अगर कुल्हा का जोड़ को अगर हम उसको रिप्लेसमेंट करना है दोस्तों, प्रतिस्थापन करना है, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ऑर्थोप्लास्टी कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं, बोला मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, देखिए तो अधिकांश भाग है छोटी आंत में दोस्तों, अधिकांश भाग इसका क्या होता है, जो संपन्न कहाँ होता है, पाचन का अधिकांश भाग वो होता है छोटी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में किसी तरह का कोई चीज़ नहीं होता है, वहाँ पे कोई पाचन प्रक्रिया नहीं होता है। निम्नलिखित से किनका आंत में जीवाणु द्वारा संश्लेषण होता है, बोला किनका आंत के जीवाणुओं द्वारा होता है। देखिए तो अगर इसमें बोले तो क्या हो जाएगा, देखिए विटामिन B12 तथा विटामिन के का संश्लेषण मनुष्य की आंत में उपस्थित जीवाणु द्वारा होता है। अगर बोले विटामिन B12 और विटामिन के, इन दोनों का जो संश्लेषण होता है दोस्तों, इन दोनों का संश्लेषण क्या होता है, आंत में होता है, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषण होता है, किसके द्वारा संश्लेषण होता है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ए और सी दोनों सही है, ठीक है। बढ़ते हैं सेक्शन की तरफ।
नेक्स्ट में बोला इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, होता है जस्ता। क्या होता है दोस्तों, जस्ता होता है, जिंक होता है, ठीक है। और हेपेटाइटिस रोग में मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित कौन होता है, तो ये यकृत, लीवर होता है, तो लीवर का साइज बढ़ जाते हैं, लीवर खराब होने लगता है। और निम्नलिखित में से कौन सा इम्यूनोलॉजी के जनक है। इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है दोस्तों, तो एडवर्ड जेनर है। कौन है, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर क्या है, इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। और डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक विकार है जो होता है, देखिए जो इससे बोल सकते हैं, जो अगर आप लोग पढ़े होंगे तो पता हो कि अगर क्रोमोसोम, जो आप लोग पता होगा कि क्या होता है, 23 जोड़ा होता है प्लस एक्स वाई, मतलब टोटल 46 होता है ना, 23 जोड़ा, है ना, 46 होता है। तो अगर इसमें कभी कभी क्या परिवर्तन हो जाता है इधर उधर, मतलब कभी कम हो गया, या तो पता चला कि 21वां उनका जोड़ा खराब है, किसी का 22वां खराब है, तो अगर गुणसूत्रों में संरचना का जो परिवर्तन हो जाता है ना, गुणसूत्रों में संरचना का, सॉरी संरचना, संख्या 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 का जो परिवर्तन हो जाता है ना, उसी कारण क्या होता है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, अब मैथ्स के कुछ सवाल हैं। बोल रहा है a+1/a⁻6 के विस्तार के अचल पद क्या होगा। विस्तार का अचल पद पूछ रहा है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा, इसको सिंपल सा हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a/1 + a स्क्वायर का पावर q लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा लिखा जा सकता है। और स्क्वायर का आपको पता है a² + 1/a² होगा, और 2 × a × 1/a हो जाएगा। तो ए से ए कट गया दोस्तों, और अभी टोटल का होल क्यू है ही। अभी इनसाइड द ब्रैकेट क्या लिख सकते हैं, a² + 1/a² + 2 द क्यू। अब आ गया है a + b + c द क्यू के फॉर्म पे। तो इसका हम लोग, इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, बताइए फटाफट बताइए क्या होता है। इसको हम लोग ऐसा तो लिख सकते हैं ना, a² + 1/a² प्लस यहाँ 2 है और टोटल का होल क्यू है। अगर हम इसको 2 मान लें, एक ये पद एक ये पद, क्या हो जाएगा डायरेक्टली सिंपल। तो इसको यहाँ पे निकाला जा सकता है। तो फाइनली आप लोग निकालिएगा इसको, अगर एक ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पे तोड़िएगा दोस्तों, तो ये आंसर निकल के आएगा आपका 20। एक बार करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं फिर नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। देखिए है क्या, p² - q² = 7, p−q=1 है। तो बोल रहा है कि इतना तथा इतना एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः p और q है। एक आयत मान लीजिए दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा हमारा आयत। बोल रहा है इसका लंबाई हमें क्रमशः क्या है, p है, और चौड़ाई q है। तो विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई ये होता है दोस्तों। तो अगर ये बोलेंगे तो देखिए ये भी q हो जाता है। तो लंबाई इसकी क्या हो जाएगी, p² + q² यही होना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से निकालते हैं, देखिए तो p² - q², p² - q² = 7। a² - b² का फॉर्मूला आपको पता होगा, a + b × a-b। तो p + q × p - q = 7 है। अब p - q का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब p + q × 1 = 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ से p + q = 7 आ गया। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को अगर हम एक साथ अगर लिखते हैं तो p - q = 7, q दोनों कैंसिल हो गया। 2p बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 था, तो 2p बराबर 8 हो जाएगा। तो p बराबर कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। p बराबर 4 है, p बराबर अगर 4 है तो q बराबर कितना हो जाएगा बताइए। q बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, p बराबर यहाँ पे अगर हम 4 रखते हैं, 4 - q बराबर 1 है, q उधर भेजिए 1 इधर, तो इसका मतलब q बराबर 3 आना है। तो अब यहाँ पे रख देंगे, p का स्क्वायर 4 चौका 16 हो जाएगा, और q का स्क्वायर 3 तिहाई 9, तो √25 हो जाएगा। अब 25 को बाहर निकालेंगे तो 5, इसका मतलब 5 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि एक किताब का 1/1 भाग काला, शेष 1/2 भाग सफेद, शेष इतना भाग नीला, तो किताब की कुल लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है एक किताब है, किताब का तो यही होता है ना, थोड़ा और ये हमारा किताब, देखिए ये किताब है, बोल रहा है किताब का, बोल रहा है कि 1/8 भाग काला है, 1/2 भाग सफेद तथा इतना भाग नीला। देखिए टोटल कितना बोल रहा है, एक किताब मान लीजिए टोटल उसका x भाग होगा, ठीक है, उसका 1/8, ये इतना क्या हो गया, इतना काला है दोस्तों। बोल रहा है शेष का, अब शेष कितना बच गया है, तो टोटल तो x था, x - 8 काला है, तो अब कितना बच रहा है 7x/8 है। ये कितना, इसका 1/2 भाग सफेद है शेष का,
तो शेष इतना बचा, इसका मतलब 7x/16 एक इतना भाग क्या हो गया, सफेद हो गया है। अब बोल रहा है तथा शेष इतना नीला है, इसका मतलब टोटल, टोटल में से कितना घटा दे, x/8 घटा दे माइनस 7x/16 घटा दे, तो ये कितना आ जाएगा, 3 इतना आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ से निकाल लेते हैं। अगर हम 16 यहाँ पे ले ले तो 16x-2x-7x हो जाएगा, और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 एक 7/2। तो 2 से 2 अगर यहाँ काट दे तो 8 हो जाएगा। इस 16 माइनस 9x है, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7x। 7x इक्वल टू 7 इंटू 8 है, तो 7 से 7 चला गया, तो x इक्वल टू 8। इसका मतलब टोटल कुल लंबाई 8 हो जाएगी। यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, बोल रहा है ये है, बोल रहा है कि x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू निकालना है, बहुत आसान है दोस्तों। अगर पूछ रहे थे यहाँ पे आप लोग सिंपल कर सकते हैं। देखिए 3 का पावर यहाँ पे कर सकते हैं, x है ना, सबको 3 में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 3 3 9 लिखते हैं ना, 3 3 जाना ही 2 3x 2x हो जाएगा, प्लस 3 का पावर 5 हो जाएगा, गुना 3 का पावर, देखिए 3 3 9 9 3 27, 3 पहले से था तो 3 3 9 लिख सकते हैं यहाँ पे, अपॉन 3 इंटू, देखिए 3 3 9 9 3 27, 27 दिया इक्यासी, 3 का पावर 4 और 4 पहले से था तो 16 हो गया। अब यहाँ पे देखिए काट सकते हैं दोस्तों, ऊपर में कितना हो गया है, 9 और 5 14 हो गया है ना, देखिए यहाँ पे 15 है ना, देखिए 9 और 5 14, ये 16 था तो 3 का पावर 2 रहने दिए। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए 3 का पावर 2x है, इसको नहीं दिया। अगर हम इसको तोड़ेंगे दोस्तों, इसको अगर लिखना रहेगा तो ये 3 का पावर 7 लिखाएगा। तो अब उधर भेज देते हैं, तो 3 का पावर 2x उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 था, यहाँ 3 था, टोटल 3 का पावर 3 हो जाएगा, और उधर जाएगा तो 3 का पावर 6, तो 3 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिए। तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 दूना, देख लीजिए यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 5/2। ठीक है दोस्तों, ये हो गया x इक्वल टू 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सॉरी 5/2 नहीं होगा, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, 2x है, सही है, 9 6 14 बचा, 3 बचा, और 2x है, बिल्कुल सही बात है, 3 3 9 है, x द पावर 16 है ना, 9 10 और 14 सही है, 2 का पावर 3 है, और उधर मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई में तो पावर टूट जाता है, 3 द पावर 5 हो जाता है, यहाँ पे x है, दोस्तों बस ऐसा कर लेते हैं इसको। देखिए 3 द पावर 2x है, ऊपर वो जाएगा तो -3 हो जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे 3 द पावर कितना है, ओ सॉरी यहाँ पे 3 का पावर 7 था दोस्तों, देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा था, 3 का पावर 7 है, तो यहाँ टोटल 10 हो जाएगा ना, 10 और 10/2 तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा दोस्तों, सॉरी सॉरी मिस्टेक मिस्टेक हो गया, चलिए 2 पढ़ लीजिए, वैसे एक्चुअली 7 था ना, इसको 2187 लिखें, 3 द पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, सही है। देखिए ये अब इसको एलसीएम निकालना है दोस्तों, एलसीएम निकालना है 0.36 1.2 4.8, इसके एलसीएम निकालना है। तो इसके एलसीएम निकालने के लिए सिंपल आप लोग एक सिंपल सा तरीका लगा सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं 36/100, और क्या है 12/10, और क्या है 48/10, यही है दोस्तों। सिंपल इसका क्या बोलते हैं, नीचे का लसा निकाल दीजिए, ऊपर का लसा निकाल दीजिए। तो ऊपर का लसा देखिए 36 है, और क्या है 12 है, और 48 है, नीचे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब सिंपल निकाल सकते हैं, ऊपर कैल्शियम निकाल दीजिए, नीचे कैल्शियम अलग निकाल दीजिए। तो ऊपर कैल्शियम निकाल के आइएगा तो आप लोग को आ जाएगा 144, और नीचे का निकाल के आइएगा तो 10, तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो 14.4, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, 455 छात्र फेल हुए। 35% ही छात्र पास हुए हैं, और क्या 455 छात्र फेल हुए हैं। तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे, देखिए तो 35% छात्र, मतलब अगर 100 स्टूडेंट था तो 100 का 35, इसका मतलब क्या हो गया कि 65 छात्र फेल हुए। अगर हम 100 की बात करें तो 65% छात्र, अब 65% के बराबर कितने हैं, जितना फेल हुए 455 है, तो 1% यहाँ से निकाल सकते हो। उसके बाद 1% इसमें क्या होगा 455 + 65, और हमको टोटल 100 का निकालना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए।
देखिए 13 पचे निकाल देंगे 5 से, 13 पचे 65, 5 से मल्टीप्लाई 45 हो जाएगा, और 5 एकम 5, और 13 पचे 65, 13 सत्ते 91, और 7 × 100 कितना हो जाएगा 700 स्टूडेंट हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है दोस्तों कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी की दोगुनी है, तीसरी को हम x मान लेते हैं, ये थर्ड है, ये थर्ड संख्या को x मान लेते हैं, तो सेकंड क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा दूसरी का दोगुना है तो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4x हो जाएगा। बड़े संख्याओं का वैध क्रम का औसत इतना है, वैध क्रम का औसत मतलब 1y(x) प्लस 1y(2x) प्लस 1y(4x) का औसत बोल रहा है, तो 3 हो जाएगा। इक्वल टू कितना दे रखा है दोस्तों, इक्वल टू दे रखा है 7/12, तो यहाँ से काट सकते हैं 4 हो गया। डायरेक्टली यहाँ पे देख देखते हैं दोस्तों, 1y(x) प्लस 1y(2x) प्लस 1y(4x) इक्वल टू कितना हो जाएगा 7y(4) हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। अब इसको अगर हम यहाँ पे सोल्व करने जाएंगे दोस्तों, सोल्व करना रहा तो हम लोग कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, सोल्व करने के लिए सिंपल क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4x का एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7/4। देखिए 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, एक्स मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के क्षण से मल्टीप्लाई किया तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 2 6 1 7, तो x इक्वल टू कितने हो जाएंगे 1, x इक्वल टू कितने हो गए 1, तो इसका मतलब थर्ड नंबर 1 है, थर्ड नंबर 1 है। यहाँ पे सेकंड नंबर 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हो जाएगा, और फर्स्ट नंबर उसका सेकंड का दोगुना तो 2 4। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन हाँ एक और आ रहा था। ठीक है दोस्तों, एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता है, किसी काम को हम लोग 100 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथापि 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण 110 दिनों में पूरा हुआ। असल में कामगारों की संख्या कितनी है, बोल रहा है किसी काम को 100 दिन में पूरा किया जा सकता है अगर मुझे लेकिन 10 लोग कम आए काम करने, वो लोग नहीं आए आज काम पे, मतलब 10 लोग काम आए ही नहीं, अनुपस्थित रहे, तो इसी कारण काम को 110 दिनों 110 दिन लग गया पूरा करने में। तो असल में कामगारों की संख्या कितनी होगी, तो असल में कामगारों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, m1 इक्वल टू एक्स मान लेते हैं, और m2 इक्वल टू एक्स माइनस 10, मतलब पहले बार में आदमी एक्स था, तो एक्स था तो कितना दिन में कर ले रहा था 100 दिन में काम, अब क्या हुआ 10 लोग कम हो गए, तो अब मुझे कितना लग रहा है 110 दिन लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे आपको पता होगा ये फॉर्मूला है m1d1 इक्वल टू m2d2, तो m1 कितना है दोस्तों x था, तो डे कितने लग रहे थे 100 लग रहे थे, और m2 क्या है x माइनस 10 हो गया, तो यहाँ पे कितने लग रहे हैं 110 दिन लग रहे हैं। तो मैं निकाल लेते हैं दोस्तों, यहाँ से एक शून्य से एक शून्य चला गया, यहाँ से अगर आ जाता है 10x इक्वल टू 11x माइनस मल्टीप्लाई किए 11 से 11x माइनस 110 हो जाएगा। अगर 110 को इधर भेज दीजिए, 110 इधर आ गया, 11x माइनस 10x x मतलब क्या हो जाएगा, कितने लोग थे टोटल 110 लोग थे। ठीक है, असल में वो कामगारों की संख्या कितनी थी 110 थी, ऑप्शन डी। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर 25% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। हो रहा है कि पहले वो मान लिया जाए कि उसके वो 100 रुपया दाम था, तो एक्स पे वो क्या करता है 25% इस पे इंक्रीज कर देता है दोस्तों, 25%। तो अब उसके एक्स का प्राइस कितना हो गया 25%, इसका निकाल लेते हैं, तो 25/100 इंटू एक्स हो गया 25 चौका 100, मतलब 5x/4। अब इसका जो मार्क प्राइस है इतना हो गया है, अब इस पे वो क्या करता है 4% की छूट देता है। अब 4% की छूट देता है दोस्तों, सिंपल अगर हम यहाँ पे निकालें, अगर आपको निकालना पड़े तो यहाँ पे 4% की छूट दे रहा है, इसका मतलब माइनस कितना 4%, किसका 4% 5x का 4, देखिए 4 से 4 खत्म हो गया, तो 5x/4 माइनस कितना हो जाएगा 5x, 5x अगर हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 5x अगर हम कॉमन लेते हैं दोस्तों तो कितना हो जाएगा 1/4 माइनस, सही सही बना रखना, ओ सॉरी 4% है तो 4/100 हो जाएगा ना यहाँ पे, तो 25 चौका 100, 4 से 4 गया 25 चौका 100, हाँ ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा ये 1/25 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है 1/25। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये आ जाएगा, उसका बाद उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ निकालने के लिए कितना आता है, जितना पे हम बेचे और टोटल था हमारा एक्स का खरीदे थे, और अगर इसको सिंपल बनाना चाहते हैं तो मान लीजिए कि वो 100 रुपये का सामान था, पहले पहले शॉर्ट से बनाते फिर उसके बाद लॉन्ग को देखेंगे।
100 रुपये का सामान था, 25% बढ़ा दिया, अब कितने हो गए, 125 रुपये में वो बेच रहा है। अब बोला कि हम इस पे 4% छूट देंगे, तो इसका 4% निकाल लीजिए दोस्तों, 4% ऐसे निकाल लेंगे, कितना हो गया, 25 चौका 100, 25 25 125, मतलब 5 रुपया घटा दे रहा है। मतलब वो दे रहा है कितने में, 5 रुपया, 125 का सामान, पहले 100 रुपया का उसका सामान था, वो 25% बढ़ाया, 125 हो गया, उस पर 4% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब कितने का डिस्काउंट दे रहा है वो, 5 रुपये का डिस्काउंट देकर उसका 120 हो गया। फिर भी वो बेच रहा है, और खरीदा था कितना में, तो कितना में, 100 में, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों, 20 का। तो 20/100 इंटू 100, तो कितना परसेंट, 20% का हो गया दोस्तों, कितने का प्रॉफिट हो गया, 20% का हो गया। अगर आप लोग देखना चाहते हैं लॉन्ग प्रोसेस से भी, तो लॉन्ग प्रोसेस से भी ये तो 100 मान के हम लोग बना लिए, लॉन्ग प्रोसेस से भी हम लोग इसको बना सकते हैं दोस्तों। लेकिन एग्जामिनेशन में आप लोग लॉन्ग प्रोसेस नहीं अपनाइएगा, एग्जामिनेशन में सीधे जितना शॉर्ट हो पाए। मान लीजिए वो एक्स में खरीदा था, तो एक्स पे कितना परसेंट बढ़ा दिया, 25%, तो 25/100 इंटू एक्स, तो 25 चौका 100, मतलब टोटल कितना हो गया, 5x/4 जोड़ दिए, 4 प्लस 1 5, अब हो गया इतना, इतना उसका मार्क प्राइस है। अब वो मार्क परसेंट पे 4% की छूट देता है, तो मार्क प्राइस माइनस 4%, तो 5x/4 माइनस 4%, मतलब 4/100 इंटू कितना, 5x/4 पे, 4 से 4 गया और ये 25, मतलब क्या होता है, अब नीचे एलसीएम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा, ये 25 चौका 100, 25 25 125 एक्स माइनस ये 25 चौका 100, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x, 4x हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 4x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 25 चौका 100 हो गया है, 25 चौका 100, 25 25 125, 25 का 100, और यहाँ से मल्टीप्लाई कर, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो कितना में, मतलब 121 x/100 रुपये में अब वो बेच रहा है। अब था एक्चुअली कितने का, एक्स का था, तो देखिए, तो इसमें से एक्स घटाएंगे तभी तो प्रॉफिट निकल के आएगा ना, 121, सॉरी 121 x/100 माइनस एक्स, ये इतना आया। इसमें से अगर हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए, अगर इसमें से 100 घटा दें तो कितना हो जाएगा, 21x/100, और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू करके तो 20% आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक आप लोग देख लीजिएगा, बन जाएगा दोस्तों। पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा, देखिए 18 17 और 33, 12 15, 12 5 और 29, 13 और 10 और 13, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे आने के लिए सिंपल सा एक चीज़ है, क्या आ सकता है, अगर आप यहाँ पे लगाया जाए तो देखिएगा, अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके 17 जोड़ दें, 8 दूनी 16 और 17 कितना हो जाता है दोस्तों, तो 33 हो जाएगा। अगर हम लोग 12 को 2 से मल्टीप्लाई करके 5 जोड़ देते हैं, तो 12 दूनी 24 और 5 29 हो जाता है। तो 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई करके 13 जोड़ते हैं, 10 दूनी 20 और 10 तीस 3 33, ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। बोल रहे हाल ही में किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया है, तो ये फैसला लिया है दोस्तों उड़ीसा ने, किसने लिया है, उड़ीसा ने लिया है। और दिसंबर 2021 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 7वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये आयोजन किया गया दोस्तों गोवा में। ठीक बोल रहा है, भारतीय संविधान सभा के किस एक जीवित व्यक्ति का हाल ही में निधन हो गया, संविधान सभा के वो व्यक्ति थे, संविधान सभा में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसी के जीवित व्यक्ति अभी तक जिंदा थे वो, लेकिन हाल ही में उनका निधन हो गया। तो वो कौन थे दोस्तों, वो थे डी एम कलियाण, कौन थे, डी एम कालियानन। ठीक है, ये हो रहा है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ इंडियन जनरेशन के लेखक कौन है, तो ये दोस्तों कौन है, अशोक लवासा, कौन है, अशोक लवासा है दोस्तों। अगर हम बात करें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता, तो किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीता दोस्तों, तो ये जीता है बिहार ने। और हाल ही में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है, श्रेष्ठ योजना का संबंध किससे है दोस्तों, तो अनुसूचित जाति मेधावी छात्र होना पड़ता, आवासीय शिक्षा प्रदान करना, कौन सा, आवासीय शिक्षा प्रदान करना अनुसूचित जाति के मेधावी छात्रों को। ठीक है दोस्तों, केवल निम्न में से किस आईआईटी संस्थान द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जा रहा है, तो ये विकसित किया जा रहा है दोस्तों आईआईटी मद्रास के द्वारा, आईआईटी मद्रास के द्वारा विकसित किया जा रहा है दोस्तों। अगर हम पूछे हाल ही में 11वां अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये आयोजित किया है लद्दाख में दोस्तों। और केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू
ने निम्न में से किस शहर में भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है दोस्तों अहमदाबाद में। कहाँ किया गया है? अहमदाबाद में किया गया है। और हाल ही में अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन सी है? द चैलेंज है। कौन सी है? द चैलेंज है। और कौन इसे किया है? तो ये कौन सा देश इसे बनाया है दोस्तों? तो ये रूसी एक्ट्रेस, ठीक है। कजाकिस्तान में रूसी एक्ट्रेस और डायरेक्टर वापस इसमें है दोस्तों, रूस का है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग। यहाँ पे ये पूछ सकता है एक्ट्रेस कौन थे? तो यूलिया पेल्सन थे, अड़ती बढ़ती और इसका प्रोड्यूसर क्या है? क्लिम सिम्पेको, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे 31वां व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो 31वां व्यास सम्मान से किसे किया गया है? तो किसे किया गया है? असगर वजाहत को 31वें व्यास सम्मान से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसको? असगर वजाहत को, ठीक है दोस्तों। कौन सा इनका नाटक है? इनका नाटक है महाबली। महाबली नाटक के लिए इन्हें क्या किया गया है? चुना गया है दोस्तों, ठीक है। किस राज्य की फिल्म वाटर वरियल के 17वें फिल्म पुरस्कार 2021 के पारवंश रचन श्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दोस्तों, ये है कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। ये अरुणाचल प्रदेश की जो फिल्म है वरियल, वाटर वरियल, उसको 67वें फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किया गया है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 के किस देश में आयोजित किया जाएगा? 22वां फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा कतर, दोहा। और आज 2021-25 के कार्यकाल के किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य, यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य किसको चुना गया? तो किसको चुना गया? भारत को चुना गया दोस्तों। यूनेस्को का अगर पूछे कि स्थापना दिवस कब होता है यूनेस्को का, तो यूनेस्को का स्थापना दिवस है 1946, ठीक है दोस्तों। यूनेस्को का अगर मुख्यालय पूछे तो मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? पेरिस, फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में दोस्तों, ठीक है। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा ने शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया है? शिक्षक विश्वविद्यालय, ठीक है, विधानसभा, ठीक है। शिक्षक विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एक विधेयक पारित किया, तो वो कौन है दोस्तों? तो वो है दिल्ली। दिल्ली ने ऐसा कारनामा कर किया है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि राज्य मार्गों को उसके जुड़े शहर की ओर देखिए। अगर हम पूछे NH4, तो NH4 ठाणे मुंबई से चेन्नई, देखिए ठाणे मुंबई से चेन्नई, यहाँ पे दिख रहा है कहीं? तो कौन सा थी? इसका ये गलत है, मतलब ये मुंबई से चेन्नई। अगर यहाँ पे रहता ठाणे से मुंबई से अगर चेन्नई रहता तो NH4 सही हो जाता। अगर यहाँ पे ठाणे मुंबई से अगर रहता चेन्नई तो सही था, दिल्ली नहीं, ये सही रहता, लेकिन ये गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत है। बोल रहा है NH6, अगर NH6 की बात करें दोस्तों तो ये हजीरा से कोलकाता, हजीरा से, दिल्ली से नहीं दोस्तों, हजीरा से कोलकाता, हजीरा से कोलकाता, ये भी गलत हो गया। और NH8, NH8 की बात करें तो दिल्ली से मुंबई, ये दोस्तों सही है, ये बिल्कुल सही है, दिल्ली से मुंबई। अगर NH44 की बात करें तो श्रीनगर से कन्याकुमारी, आगरा से नहीं दोस्तों, श्रीनगर से कन्याकुमारी हो जाएगी, श्रीनगर से श्रीनगर से कन्याकुमारी जाएगा, तो ये भी गलत हो गया दोस्तों। अगर हम NH1 की बात करें तो दिल्ली से अमृतसर, अगर हम बोले दोस्तों NH1 तो दिल्ली से अमृतसर हो जाएगा, दिल्ली से अमृतसर। अगर हम बात करें NH2 तो दिल्ली से कहाँ जाएगा ये? कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता। NH3 की बात करें तो आगरा से मुंबई, कहाँ से? आगरा से मुंबई दोस्तों, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब क्या खनन को उसके खनिज को मिलाना है दोस्तों, खनन को खनिज, देखिए यार, खेतरी, खेतरी सबको पता होगा, खेतरी से तांबा मिलता है, खेतरी से क्या मिलता है दोस्तों? तांबा मिलता है। अब हम बात करें अगर जादूगोड़ा, जादूगोड़ा जादूगोड़ा झारखंड का जादूगोड़ा सब लोग को पता होगा, यहाँ से यूरेनियम मिलता है दोस्तों, क्या मिलता है? यूरेनियम। मतलब एक का तो 4 हो गया, जादूगोड़ा क्या बोलते हैं, यूरेनियम, तो 3 हो गया। फिर हो रहा है तलचर, तलचर क्या है दोस्तों? अगर पूछे तलचर से, तलचर से मिलता है कोयला, तलचर से क्या मिलता है? कोयला। और खुदरे मुख से बात करें, खुदरे मुख से मिलता है लौह अयस्क, तो ये तलचर का क्या हो गया? कोयला। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से भारत के किस स्थान पर वर्ष में न्यूनतम वर्षा आती है? लेह लद्दाख, सबसे कम वर्षा होता है दोस्तों। निम्न में से किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या होता है? तो मेघालय। निम्न में से अगर किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई नहीं जाती है? देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ नहीं पाई जाती है? तो अगर हम बात करें मध्य चिल्ली में,
दोस्तों तो बिल्कुल पाई जाती है। देखिए यहाँ भी पाई जाती है, मध्य चिली में भी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती दक्षिणी यहाँ भी पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में यहाँ भी पाई जाती है। मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। ये सारी जगह पे पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन ई सही हो जाएगा। मध्य चिली में भी पाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया के मध्यवर्ती दक्षिणी तट में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी और पश्चिमी तट पे भी पाई जाती है दोस्तों। फिर उसके बाद मोरक्को, नाइजीरिया, ट्यूनीशिया उत्तरी क्षेत्र में भी पाई जाती है। तो सब सही है। बोल रहा है अराल सागर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच में स्थित है? अराल सागर, तो अराल सागर किसके देश में है? तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। एक बात करें, अगर भारत का बृहत्तम भौगोलिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रकार का मृदा से आच्छादित है? देखिए तो ये आच्छादित है दोस्तों, ये आच्छादित है दोस्तों आलसी अल्फी सोल, किससे? अल्फी सोल से आच्छादित है। और दक्षिण अमेरिका में निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती? देखिए दक्षिण अमेरिका में किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो ये है दोस्तों बोलीविया। कौन है? बोलीविया से नहीं गुजरती है। ठीक है, मकर रेखा स्थित दक्षिण अमेरिका में किस किस देश से गुजरती है? तो चिल्ली से गुजरती है। अगर पूछे किस किस से गुजरती है, तो चिल्ली, अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राजील, ये 4 से गुजरती है दोस्तों। ठीक है, लेकिन इसे सुमेलित नहीं है। कौन सा ऐसा सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो अगर हम बात करें इसमें पिरेनीज पर्वत फ्रांस के स्पेन को अलग करता है, बिल्कुल सही बात है। आल्प्स पर्वत फ्रांस को इटली से अलग करता है, बिल्कुल सही बात है। वास जेस पर्वत फ्रांस के जर्मनी से अलग करता है, बिल्कुल सही बात है। जूरा पर्वत फ्रांस के स्विट्जरलैंड से अलग करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन ई हो जाएगा दोस्तों। डोल ड्रम क्या है? डोल ड्रम क्या है दोस्तों? तो डोल ड्रम की अगर हम बात करें तो भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी को डोल ड्रम कहते हैं। अगर पूछे कि पहाड़ियाँ करना, देखिए कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? दक्षिणी भारत में, बिल्कुल सही बात है। महादेव की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मध्य भारत में, बिल्कुल सही बात है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। लेकिन ये गिरनार पहाड़ियाँ ये गलत है दोस्तों, मतलब इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि वो गलत वाला ही पूछ रहा है। तो गिरनार पहाड़ी है कहाँ? तो गिरनार पहाड़ी कहाँ है दोस्तों? अगर हम बात करें गिरनार पहाड़ी का, तो गिरनार पहाड़ी गुजरात के जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? जिस पर हाँ, गुजरात के जूनागढ़। ये कहाँ है? पूर्वी भारत में नहीं है, पूर्वी नहीं है, पश्चिमी बोल सकते हैं गुजरात के। हाँ, तो ये पूर्वी नहीं होगा, पश्चिमी होगा, पश्चिमी भारत में। ठीक है दोस्तों, जूनागढ़ में। सिंधु नदी के निम्नलिखित सहायक नदियों में से उत्तर में दक्षिण की ओर व्यवस्थित किया। सिंधु नदी का देखिए कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले तो झेलम, सबसे पहले झेलम ही आता है। झेलम एक नंबर पे आ जाएगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा चेनाब। तीसरा तीसरा नंबर पे कौन आ जाएगा दोस्तों? तीसरा नंबर पे रावी आ जाएगा और चौथा नंबर पे सतलज आ जाएगा। तो 1 4 3 2, 1 4 3 2, ऑप्शन सी। सॉरी नहीं, 1 4 2 3 है नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 4 3 2, 1 4 3 2। पापीकोड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? पापीकोड़ा, पापीकोड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। बोला 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो 17.7%। कितना है दोस्तों? 17.7% है। बोला निम्नलिखित से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? तो अगर नागा अर्जुन सागर परियोजना बोले तो कृष्णा नदी पर। पोलारम, अगर बोले नागा अर्जुन सागर परियोजना है, बोल रहा है कृष्णा नदी पर है, बिल्कुल सही बात है। फिर बोले अगर पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी, पोलावरम योजना गोदावरी नदी, सही बात है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। इडुक्की इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर, सही बात। दुलहस्ती परियोजना, दुलहस्ती परियोजना दोस्त क्या है? झेलम नदी पे नहीं है। दुलहस्ती परियोजना कहाँ है? चेनाब पर है। चेनाब की सहायक नदी चंद्रा नदी पर है। ये चेनाब की सहायक नदी कौन सी है? चंद्रा नदी पर है, डायरेक्टली चंद्रा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ये सही, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव वन किस राज्य में पाया जाता है? तो सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। अगर हम बात करें कितना भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है? तो भारत सचिव का पद किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का सचिव का पद बनाया गया है।
बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का अंतिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ये वारेन हेस्टिंग था दोस्तों। कौन था? सॉरी, बंगाल का अंतिम तथा भारत का पहला गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल हो जाएगा विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक हो जाएगा। बोल रहा है अब यहाँ पे थोड़ा सम्मिलित करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बोल रहा है फैजपुर। फैजपुर क्या था? फैजपुर क्या था? गांव में अधिवेशन हुआ था। गांव में अधिवेशन हुआ था। पूछे कि ये कब हुआ था? तो 1937, जस्ट सुभाष चंद्र बोस जो अध्यक्ष थे उससे पहले वाला। लाहौर क्या हुआ दोस्तों? लाहौर हुआ था 1929 में। ये कब हुआ था? यहाँ पे हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग। कहाँ हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। कराची पूछे तो 1931। 1931 ये इसमें क्या हो गया था दोस्तों? इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। इसमें मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और दिल्ली में कब हुआ था दोस्तों? दिल्ली में हुआ था 1923 में, जिसमें सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे? अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन थे? अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम, ठीक है, ये हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, पहला, ए का पहला, ठीक है, फैजपुर गाँव में। उसके बाद बी लाहौर, पूर्ण स्वराज, 3 सही है। और कराची दूसरा, मौलिक अधिकारों के लिए सही है। दिल्ली सबसे सही है। सरोजिनी नायडू के संबंध में से कौन सा असत्य है? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू का संबंध क्या है? सरोजिनी नायडू, इनको भारत को कोकिला के नाम, नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है। और उत्तर प्रदेश एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल, बिल्कुल ये भी सही बात है। इनकी प्रमुख रचनाएं गोल्डन थ्रेशोल्ड एवं ब्रोकन विंग्स आदि है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। नहीं दोस्तों, ये गलत है, मतलब ऑप्शन ये सही हो जाएगा, लेकिन ये है गलत। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी दोस्तों। एनी बेसेंट थी, ये प्रथम भारतीय महिला। तो ये अगर बोले प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू, प्रथम महिला से पूछे तो एनी बेसेंट, ठीक है दोस्तों। लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? लैंड होल्डर सोसाइटी का गठन हुआ था 1838 में। कब हुआ था दोस्तों? 1838 में हुआ था। बिहार में पटना में 1632 में किस ये डच ने स्थापित किया था 1632 में पटना में, ठीक है दोस्तों। और निम्न युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित कौन सा नहीं है दोस्तों? देखिए बोल रहा है कि जहांदार शाह, उसको लंपट मूर्ख कहते थे। बिल्कुल सही बात है। अहमद शाह अब्दाली, दुर्रे दुरानी, सही बात है। अली गौहर को शाह आलम द्वितीय कहते थे। अली गौहर को। फर्रुख शेर को घृणितकार, क्योंकि पता है क्या किया था 1717 में, क्या किया था दोस्तों? ये क्या बोलते हैं, फरमान जारी किया था, अंग्रेजों को फ्री ट्रेड दे दिया था, तो इसलिए घृणितकारी से करते हैं। ये लंपट मूर्ख था जहांदार शाह, ठीक है, इसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये हो गया, तो सबका सब सही दोस्तों, ऑप्शन ये हो जाएगा। अलबरूनी की किताब अल हिंद, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी गई? तो ये लिखी गई है दोस्तों अरबी भाषा में। कौन सी भाषा में लिखी गई है? अरबी भाषा में लिखी गई है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल। कौन है? कौन है दोस्तों ये? अगर पूछे कि रामचंद्र शुक्ल थे सॉरी, हाँ हिस्ट्री, ओ सॉरी सॉरी, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम के कौन हो जाएंगे मूवमेंट इन बिहार? के दत्ता हो जाएंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? के दत्ता हो जाएंगे। अगर पूछे कि के दत्ता किस कौन सी रचना है जिनके किताब का नाम क्या है? तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन एफजी सलाई के नेतृत्व में गठित चंपारण एग्रीगेशन समिति का सदस्य नहीं था? महात्मा गांधी सदस्य थे, रीड सदस्य थे, हरिप्रसाद नारायण जी सदस्य थे, तो रामचंद्र शुक्ल नहीं थे, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना रुड़की में किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी दोस्तों 1847 में। 1847 में। इंटर हंटर शिक्षा आयोग, विलियम हंटर का आयोग किस वायसराय के समय हुआ था? हंटर शिक्षा आयोग किस वायसराय के काल में हुआ था? तो हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। हंटर शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था 1882 में। अगर पूछे तो 1882 में, ठीक है दोस्तों। 1857 के विद्रोह के दौरान मृत्यु से पूर्व कुंवर सिंह का अंतिम संघर्ष लड़ाई किसके साथ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों कैप्टन ली ग्रैंड के साथ। किसके साथ हुआ था? कैप्टन ली ग्रैंड के साथ हुआ था। और इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच सतवर्षीय युद्ध कब होता है? 56 से 63, 1756 से 1763। और अमेरिका में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना लिखित में से किसने की थी? यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने किया था दोस्तों? तो ये किया था यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना कौन कौन है? तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, जीडी कुमार और द्वारिका दास दास। इसमें से कौन कौन थे जो कि उन्होंने किया था? तो यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना 1908 में, सबसे पहले देख लेते कब हुआ था। तो ये हुआ था दोस्तों 1908 में।
और कौन कहते थे? तारक नाथ दास, ये बिल्कुल सही बात है। और कौन कहते थे? जीडी कुमार। कौन कहते थे? जीडी कुमार। इन दोनों ने मिलकर किया था, इसलिए ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज कहा था? देखिए, कांग्रेस को कौन किया था? लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय क्या होता है कि डफरिन के दिमाग की उपज है। ठीक है दोस्तों, सब अलग अलग बोलते थे। महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि मतलब कांग्रेस को अब समाप्त कर देना चाहिए। सबका अपना अपना यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। आजाद हिंद फौज के अस्थायी सरकार में महिला संगठन का जिम्मा किसके हाथ में था? और आजाद हिंद फौज किसके हाथ में था दोस्तों? तो ये था दोस्तों किसके? लक्ष्मी स्वामीनाथन। किसके हाथ में? लक्ष्मी स्वामीनाथन के हाथ में था। ठीक है। अगर हम बात करें कि 10 अगस्त 1920 को हुई सेप्रेस की संधि की संबंध भारत में किस महत्वपूर्ण आंदोलन से था? तो ये है खिलाफत आंदोलन से। किससे? खिलाफत आंदोलन से। अब इसको सजाना है दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है? निम्नलिखित घटनाओं को सही कलानुवाद कीजिए। सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले मुस्लिम लीग की संगठन। अगर हम बात करें मुस्लिम लीग का अगर गठन, तो कब हुआ था? 1906 में। ठीक है दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन 1905 में। खुदीराम बोस को फांसी 1908 में। तो सबसे पहले दो हो जाएगा, 2 3 1। निम्नलिखित में से कौन औपनिवेशिक भारत में साम्यवादी कम्युनिस्ट नेता नहीं था? कौन नहीं था दोस्तों? तो ये था कौन? पीसी रे। पीसी रे ये साम्यवादी नेता नहीं था, ऑप्शन बी हो जाएगा। और मुजफ्फर अहमद, सिंह बरेलू, ऐसे डांगे, ये सब क्या थे? कम्युनिस्ट थे। कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस का संविधान तैयार किया था? तो ये मद्रास के 1908 में। मद्रास के 1908 में कांग्रेस का खुद का संविधान तैयार किया गया था। और अब बिहार में स्थापित होम रूल लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो बिहार में जो होम रूल लीग स्थापित हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे दोस्तों मजरूल हक। कौन थे? मजरूल हक थे। ठीक है। 16 दिसंबर 1916 को 16 दिसंबर 1916 को क्या हुआ था? एक सभा का एक सभा में होम रूल लीग का स्थापना किए थे। निर्णय लिया गया था कि मजरूल हक को इस लीग का अध्यक्ष और बैजनाथ नारायण सिंह को सचिव। अगर पूछे सचिव, देखिए इनको क्या बनाया गया था? बैजनाथ नारायण सिंह को सचिव बनाया गया था दोस्तों। ठीक है। इनको क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था 16 दिसंबर 1916 को। और भागलपुर में 28-29 अगस्त 1920 को आयोजित 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन में अध्यक्षता किसने की थी? तो अगर पूछे अध्यक्षता किसने की दोस्तों, एक किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद ने किया था। ये 12वां था। देखिए 12वां अधिवेशन था ये। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का ये कौन सा था? बिहार, हाँ, ये 12वां लिखा होता है, 12वां प्रांतीय सम्मेलन था। निम्नलिखित में से अंग्रेजों के खिलाफ कौन सा विद्रोह पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में हुआ? पश्चिमी घाट मद्रास में कौन सा हुआ? तो रामोसी विद्रोह ये भी हुआ था। अगर बात करें तो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में भील विद्रोह, रामेसी विद्रोह, भील विद्रोह और रामेसी विद्रोह दोनों, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। सिकंदर लोदी ने 1495-96 में हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? तो किसे किया था? दरिया खान नुहानी को। किसको किया था? दरिया खान नुहानी को बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था। किस वर्ष पटना में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था? तो ये जन्म हुआ था दोस्तों 1666 में। 1666 में हुआ था। निम्नलिखित से किसने संगीत शास्त्र पर संगीत राज, संगीत मीमांसा, संगीत रत्नाकर, सुग्रंथ आदि ग्रंथ लिखा है? तो ये लिखा था राणा कुंभा। किसने लिखा था? राणा कुंभा ने लिखा था। निम्नलिखित से किसने बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्ग स्थान पर विदर्भ स्थानांतरित कर दिया था? तो ये किया था सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने कर दिया था। ठीक है। सिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का अगर कार्यकाल पूछे तो क्या था? 1422 से कब तक था? 1446 था दोस्तों। इसने इबादत खाने का भी निर्माण कराया। बोला उसके बाद अकबर के समय इबादत खाने में नवांतरित धर्मचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व किया? किसने प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों? तो ये किया था शांति चंद्र। शांति चंद्र तो नहीं किया था। एक बीवा, हाँ, इसने किया था। और हाँ, मोसेरात, मोसेरात ने भी किया था। दोनों सही है, तो ऑप्शन बी प्लस सी हो जाएगा दोस्तों। एका बीवा प्लस मोसेरात। अगर पूछे कि इबादत खाने का मंदिर धर्मचार्यों में से किसने ईसाई धर्म का प्रतिनिधित्व, तो ईसाई धर्म के प्रतिनिधित्व करने वाले एका बीवा और मोसेरात थे। तो उपयुक्त में से दो सही हैं, तो इसलिए एक से अधिक से ऑप्शन नहीं हो जाएगा। और निम्नलिखित में से
किसने फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था? फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा था किसने? ये कहा था एलिफिन्स्टन ने किया था। किसने? एलिफिन्स्टन ने कहा था। ऑप्शन बी। और निम्नलिखित से किसने दिल्ली में बैतुल उल उलूम नामक पुस्तकालय की स्थापना की थी? तो ये किया था जेबू तृष्णा। जेबू तृष्णा ने किया था। और सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था दोस्तों अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। और जैन धर्म में पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? जैन धर्म में पहली महिला कौन थी? चंदना थी। कौन थी? चंदना थी। अब यहाँ पे देखिए मिलाने का है। शंघोल, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी तो हरियाणा, बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले ये मान लेंगे वो। अब उसके बाद बोल रहा है दोस्तों संगोल। संगोल पंजाब, बिल्कुल सही बात है। उल्लास पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सही बात है। प्रभास पाटन गुजरात, बिल्कुल सबका सब सही दोस्तों। ऑप्शन ई सही हो जाएगा। संगोल पंजाब हो जाएगा, राखी गढ़ी हरियाणा हो जाएगा, उल्लास उत्तर प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश, और प्रभास पाटन गुजरात। पंचविश ब्राह्मण किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है? पंचविश ब्राह्मण देखिए तो ये किसके हैं दोस्तों? पंचविश, पंचविश है साम वेद के, साम वेद के। और ऋग्वेद के क्या होते हैं? ऋग्वेद के एतरे, एतरई, एतरे हो जाएंगे ऋग्वेद के। अगर यजुर्वेद के पूछे तो सतपथ, सतपथ हो जाएंगे। अथर्ववेद के पूछे तो गोपथ। ठीक है दोस्तों, ये चीज है। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह निम्नलिखित में से किसने मौर्य वंश का पतन का कारण आर्थिक संकट बताया? तो ये थे डीडी कौशाम्बी। उनका आर्थिक बहुत ज्यादा मौर्य वंश का हो गया था, इसी कारण उसको आर्थिक के कारण उसको मतलब कारण था, इसलिए आर्थिक संकट से निपट नहीं पाए। भारत का भूगोल ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी? टॉलमी। किसने लिखा था? टॉलमी ने लिखा था। अब देखिए गढ़वाल वंश, गढ़वाल वंश के कौन था? तो संस्थापक चंद्रदेव। हुन वंश, हुन वंश का कौन था? तोरमन। कलचुरी वंश कोकल, सही है। चोल वंश का संस्थापक देखिए, चोल वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग ने। दंतीदुर्ग राष्ट्रकूट का संस्थापक है, राष्ट्रकूट का। ठीक है, राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन थे? दंतीदुर्ग है दोस्तों। ठीक है, चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजया आले, विजया आले। ठीक है दोस्तों। अब हो रहा है 6ठी से 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा इतिहासकार में इसके अनुसार क्या कारण क्या थे? क्या क्या कारण थे दोस्तों? तो एक कारण थे पहला कृषि अधिशेषण, सही बात है। लोहे की खदान, सही बात है। गंगा उपमिशन, सही बात है। जंगली क्षेत्र में हाथी का उपलब्धता, सही बात है। ये चारों का चारों सही है दोस्तों। ऑप्शन चारों का चारों सही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित भारत किस भारतीय शासक ने हुन शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? किसने पराजित किया था? यशोवर्धन ने किया था। किसने किया था? यशोधर्मन ने किया था, यशोधर्मन। और है, कीमतों में वृद्धि लेकिन घटती समृद्धि का और रोजगार की घटना इंगित करती है। यह क्या हो जाएगा दोस्तों? तो यह हो जाएगा स्टैगफ्लेशन। क्या हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन। वर्तमान में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का मापन किसके आधार पर किया है? किसके आधार पर किया है दोस्तों? तो ये किया है सीपीआई के आधार पे, सीपीआई संयुक्त के आधार पे, सीपीआई संयुक्त। शहरी नहीं मारिएगा दोस्तों, ग्रामीण में नहीं मानना, न ग्रामीण होगा न शहरी होगा, संयुक्त होगा, दोनों को मिला संयुक्त। निम्नलिखित में से कौन सा कर्व कर और कर राजस्व के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? तो लाफर कर्व। कौन है? लाफर कर्व। ठीक है। तो वर्ष 2021 में भारत के किस राज्य में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन हुआ? तो यह उत्पादित हुआ कर्नाटक में दोस्तों। कहाँ स्थापित हुआ? कर्नाटक, ऑप्शन सी। वर्ष 2020 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निवल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा? तो ये अधिक रहा दोस्तों तमिलनाडु का। किसका सबसे अधिक रहा है? तमिलनाडु का। बड़ा स्थिर कीमतों पर वर्ष 2021-22 में कृषि और संबंध के क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन जीबीए की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? यह 3.9%। कितनी है दोस्तों? 3.9% है कृषि और संबंध क्षेत्र में। ठीक है। और अब प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 2021-22 में सकल मूल्य संवर्धन में कृषि और संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितना है दोस्तों? तो ये 18.8%। कितना है? 18.8% है। और अब बिहार के निम्न में से किस जिले में वनावरण का क्षेत्रफल न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम है दोस्तों शेखपुरा में। उसके बाद सबसे न्यूनतम कहाँ है दोस्तों? शेखपुरा में। वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से बिहार का निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा? तो सबसे ज्यादा देखिए कैमूर, तो कैमूर तो 3-3 है गया यहाँ पे। उसके कैमूर के बाद क्या आता है दोस्तों? तो कैमूर के बाद आता है जमुई, जमुई भी 2-2 है। जमुई के बाद आता है कौन सा? नवादा। उसके बाद मुंगेर, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन प्याज का उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा? तो कौन सा जिला शीर्ष पे रहा दोस्तों? तो ये था नालंदा। नालंदा में सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करने में नंबर 1 पे रहा। और भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपने रुचि के शिक्षण संस्थानों को अपना मतलब किस कौन से अनुच्छेद में ऐसा बोला गया है कि सब अलग-अलग धर्म कास्ट वाले लोग अपने पसंद का अपना स्कूल खोल सकते हैं, वहाँ पे शिक्षा ले सकते हैं अपने पसंद से। तो ये अनुच्छेद 30 में बोला गया दोस्तों। किस बाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देश्य का संविधान का हिस्सा नहीं है? देखिए तो ये बेरूबारी में बोला कि नहीं है, फिर बाद में केशवानंद भारती में इसको संविधान का अंग मान लिया। ठीक है दोस्तों। इनमें से कौन मार्ले मृत्यु सुधार 1909 में प्रावधानों में शामिल नहीं है? तो ये शामिल नहीं है दोस्तों। देखते हैं यहाँ पे क्या है। विधान परिषद में आकार की वृद्धि, सही बात है। प्रांतीय परिषद में सरकारी बहुमत, ये भी सही बात है। सांप्रदायिक में पृथक निर्वाचन पद, ये भी सही बात है। केंद्रीय विधान परिषद निर्वाचित सदस्यों का स्थान नहीं, ये भी सही बात है। तो ऑप्शन ई सही होगा दोस्तों। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ई सही होगा। और केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। केंद्र और राज्य के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। अब इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि क्या होगा 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 4थी में और 8वीं में, कौन सी अनुसूची में? तो ये दिया गया है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि 8वीं अनुसूची में क्या है? 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बात किया गया, 22 भाषा है। 6ठी अनुसूची में क्या दिया गया? 6ठी अनुसूची में जनजातियों के बारे में, क्षेत्र के प्रशासन के बारे में दिया गया है। इसमें 4 प्रशासन क्षेत्र है दोस्तों, है ना। 4थी अनुसूची में क्या दिया? 4थी अनुसूची में राज्यसभा की सीटें के बारे में चर्चा की गई है दोस्तों। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए विशेष चर्चा है दोस्तों। और ये कौन सा होगा? ये 7वीं अनुसूची में था दोस्तों, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। कोई भी सही नहीं है तो ऑप्शन ई हो जाएगा। 7वीं अनुसूची में शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। मूल अधिकारों का निम्न में से कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को समावेशित करता है? तो ये क्या दोस्तों कि समानता का अधिकार है दोस्तों। ये क्या है? समानता का अधिकार में बोला गया है, कोई भी छुआछूत नहीं, अस्पृश्यता का अधिकार नहीं है। और है प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाकर रखा जा सकता है। कितने दिन तक रखा जा सकता है? 3 माह तक। और फिर 3 माह को फिर 3 माह तक, 6 माह तक बढ़ा सकते हैं। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कितनी बार होना चाहिए? तो अनुच्छेद 85 की अगर हम क में देखें, अगर हम अनुच्छेद 85 का 1 में देखें तो उसके अनुसार बोला गया है कि राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन पर ऐसे स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता है, किंतु उनसे एक सत्र की अंतिम बैठक मतलब बोला कि अंतर 6 माह होना चाहिए। ठीक है, 6 माह का अंतर नहीं होगा। ठीक है, वैसे 3 सत्र में होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन ई हो जाएगा। ना तो एक बार मतलब अंतर 6 नहीं होना चाहिए, मतलब उससे पहले हो जाना चाहिए। तो संसद में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्नों के संबंध में से कौन सा कथन सही है? और कौन सा कथन सही है दोस्तों? उत्तर मौखिक में दिए जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। फिर उत्तर लिखे नहीं जाते हैं, नहीं उत्तर लिखे नहीं जाते, पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रश्न नहीं पूछे जाते, पूछे जाते हैं, ये भी गलत है। तो ऑप्शन 1 और 3 सही है। ऑप्शन 1 और 3, ऑप्शन 3। और निम्नलिखित में से किन बिलों पर दोनों सदनों का मतभेद संयुक्त अधिवेशन में सुलझाया जा सकता है? तो कौन से सुलझाया जा सकता है दोस्तों? तो ये सुलझाया जा सकता है साधारण विधेयक पर और धर्म संबंधी विधेयक पर नहीं दोस्तों। संवैधानिक संशोधन पर नहीं सुलझाता है। प्राइवेट मेंबर विधेयक, हाँ ये किया जा सकता है। मतलब 1 और 4, 1 और 4, 1 और 4, ऑप्शन बी 1 और 4 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित नीति पर भारित नहीं है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का वेतन और भत्ते, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। भारत के नियंत्रित महालेखा परीक्षण, सही बात है। भारत के प्रधानमंत्री का वेतन भत्ते, इसका नहीं है दोस्तों, ये नहीं, ऑप्शन 3 नहीं होगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि वही पूछ रहा है ना, बाकी संघ व्यवस्था का सही बात है। पर निम्नलिखित अधिकारियों का अग्रता क्रम में से सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम पूछ रहा है कि कौन सबसे हेड होता है, सबसे ज़्यादा पावर किसके पास है दोस्तों। तो अगर हम उसके अकॉर्डिंग बोले तो सबसे नंबर 1 पर आता है, ऐसे तो राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति आते हैं, यहाँ तो है नहीं। तो अगर हम बात करें इसमें से सबसे हेड कौन होंगे, तो सबसे हेड होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश। कौन हो जाएंगे? भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि 6वें नंबर पे आते हैं दोस्तों। ये कौन सा 6वें नंबर पे इनका पावर आता है? अगर हम उसके बात करें संघीय मंत्री सदस्य, ये कौन से आते हैं? 7वें नंबर पे इनका पावर होता है, मतलब अग्रता क्रम अगर देखें तो।
उसके बाद मुख्य निर्वाचन क्षेत्र ये आते हैं 9वें स्थान पे ये आते हैं, और मंत्रिमंडल सचिव आते हैं 11वें पे। तो 4-3-2 ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। निम्न में से कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता है? तो ये कौन था? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। वर्तमान में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या कितनी है? तो 84 और 47 है। 84 और 47 है। तो ये रहा दोस्तों आज का हमारा। तो कैसा लगा आपको वीडियो? आज थोड़ा मतलब टाइम का इशू था, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मैं ऑप्शन का डिस्कशन नहीं करा पाया। लेकिन मैं अगली वीडियो में चाहूँगा कि अच्छे से और पूरे सारे ऑप्शन का डिस्कशन करवाऊँ। तो आप लोग देखते रहिए यहाँ पे, और बहुत जल्दी हर एक डेली अब एक नया वीडियो लेके आऊँगा।